हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे रॉल्स लॉ के बारे में। क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 जो है केमिस्ट्री का, उसका ये टॉपिक है सॉल्यूशन चैप्टर का। रॉल्स लॉ क्या होता है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो ये जो रॉल्स लॉ है, ये बेसिकली लिक्विड सॉल्वेंट जहाँ पे होता है ऐसे सॉल्यूशन के लिए है, और स्पेशली जहाँ पे दोनों वॉलेटाइल कंपोनेंट होते हैं। ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पे दोनों वॉलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं, उन सॉल्यूशंस के लिए रॉल्स लॉ के बारे में हम बात करते हैं। रॉल्स लॉ हेनरीज लॉ से काफी सिमिलर है। इवन इसको सिग्निफिकेंट जो हेनरीज लॉ है उसका एक सिग्निफिकेंस टाइप भी माना जाता है, स्पेशल केस माना जाता है रॉल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ जैसा कि अभी कुछ वीडियोस पहले आपने देखा होगा हेनरीज लॉ के बारे में। हेनरीज लॉ में हम पढ़ते हैं कि प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। गैस की जितनी सॉल्युबिलिटी होगी उतना ही ज्यादा उसका प्रेशर होगा, या जितना ज्यादा प्रेशर हम अप्लाई करेंगे उतनी ही ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। तो ये हेनरीज लॉ हमें बताता है। रॉल्स लॉ में भी ऐसा ही कुछ है। सॉल्युबिलिटी और प्रेशर जो है यहाँ पे भी प्रोपोर्शनल है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस यहाँ पे है। ये लिक्विड सॉल्यूशन के लिए है, और ऐसे लिक्विड सॉल्यूशन जहाँ पे दोनों कंपोनेंट्स वॉलेटाइल होंगे। तो ये बेसिकली उन सॉल्यूशंस के लिए है। तो इसके अंदर क्या बताया जाता है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ लिक्विड कंपोनेंट, सपोज हम उस कंपोनेंट को 1 मान लेते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स सॉल्युबिलिटी। अब सपोज अगर सेकंड कंपोनेंट भी उस सॉल्यूशन में है, दो कंपोनेंट तो कम से कम होंगे सॉल्यूशन अगर हम कह रहे हैं तो उसका पार्शियल प्रेशर x2 के बराबर, यानी कि उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। P1 एंड P2 आर partial vapor pressure of component 1 and 2 in the solution। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सपोज 400 mm ऑफ Hg है। उसमें से P1 यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट का भी कुछ वेपर प्रेशर होगा, और सेकंड कंपोनेंट का भी कुछ वेपर प्रेशर होगा। अच्छा, एक वेपर प्रेशर के बारे में बता देता हूं, क्योंकि वेपर प्रेशर यहाँ पे आप सुनेंगे बार बार। वेपर प्रेशर उस प्रेशर को कहा जाता है जो लिक्विड से उसके कंटेनर की वॉल्स पे अप्लाई होता है। कोई भी वॉलेटाइल लिक्विड है तो वो ज्यादा से ज्यादा इवेपोरेट होगा, और जब वो इवेपोरेट होगा यानी कि वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो कंटेनर अपने कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर अप्लाई करेगा, और जब वो प्रेशर अप्लाई करेगा तब उसी प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। तो एक सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उसमें P1 और P2 दोनों कंपोनेंट का जो इंडिविजुअल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर है उसको हम कहते हैं। सपोज अगर मैंने बोला एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 400 है, तो उसके दोनों कंपोनेंट्स का 150 या 250 कंबाइन करके 400 बन जाएगा। 200 और 200 भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है ये पूरी तरह से उसकी सॉल्युबिलिटी पे, यानी कि कितना अमाउंट, कितना मोल फ्रैक्शन उसका उस सॉल्यूशन के अंदर है। ये फॉर्मूला को कंप्लीट करते हुए हम बताएंगे P1 इज इक्वल टू P01 x1, और P2 जो है इसी तरह से P02 x2 बन जाएगा। तो x1 और x2 के बारे में तो आप जानते हैं, ये तो मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट 1 और 2 का। ये जो P1 और P2 आपको दे रखा है, P01 और P02, ये P01 और P02 क्या है यहाँ पे, ये भी वेपर प्रेशर है, लेकिन ये प्योर फॉर्म में जब ये सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे उससे पहले है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 एंड 2। एज फॉर टेकिंग एन एग्जाम्पल, कि मेरे पास दो अलग अलग सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। सपोज एक मेरे पास वाटर है और एक अल्कोहल है।
अल्कोहल बीइंग मोर वॉलेटाइल, उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा ही होगा वाटर के कंपैरिजन में एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर। मैंने एक सॉल्यूशन तैयार करा और उस सॉल्यूशन में अल्कोहल को कम रखा और वाटर को ज्यादा रखा। तो ऐसे केस में जो पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, उसमें ज्यादा अमाउंट अल्कोहल के वाटर वेपर प्रेशर का नहीं होगा, जबकि इंडिविजुअली अल्कोहल के वेपर प्रेशर ज्यादा है। बट पूरी तरह से वो डिपेंड किस पे करा कि सॉल्यूशन के अंदर किसका ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, डिपेंड करता है उसके मोल फ्रैक्शन पे। अगर मैं अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर में वाटर का अमाउंट ज्यादा रखता हूँ, तो सॉल्यूशन में भी जो वेपर प्रेशर होगा, उसमें वाटर का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और अल्कोहल का कम होगा। लेकिन दोनों का इंडिविजुअली भी तो कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर है, उसी को हमने कहा पी नॉट वन और पी नॉट टू। पी नॉट वन एंड पी नॉट टू आर द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट वन एंड टू बिफोर मेकिंग द सॉल्यूशन, और यू कैन से प्योर कंपोनेंट या इंडिविजुअल कंपोनेंट। और P1 और P2 जो है वो भी वेपर प्रेशर है, वन और टू कंपोनेंट का ही है, लेकिन वो सॉल्यूशन के अंदर है, सॉल्यूशन बनने के बाद। और उन्हीं दोनों को प्लस करके हम पूरे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उसको पता कर सकते हैं। सो P total will be equal to P naught 1 x1 plus P naught 2 x2 according to the above formula। और इस फॉर्मूला में हम थोड़ा सा वेरिएशन करके इसको कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे अगर मैं x1 की जगह 1 माइनस x2 लिख देता हूँ, तो थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ पे आ जाता है और एट लास्ट वी ऑब्टेन दिस फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल हम जब कर सकते हैं अगर हमारे पास दो में से एक ही मोल फ्रैक्शन गिवन हो। हाँ, हम इस फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तब अगर हमारे पास x2 और x1 में से सिर्फ x2 गिवन है, तो हम 1 माइनस x2 करके x1 को फाइंड करके उसकी वैल्यू को यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं। बट अगर हम वैल्यू को फाइंड ना करना चाहें और डायरेक्टली टोटल प्रेशर को फाइंड करना चाहें, तो हम सीधा ये नीचे वाला फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रॉल्स लॉ और हेनरीज लॉ में काफी सिमिलैरिटीज भी हैं और काफी डिफरेंस भी हैं। हेनरीज लॉ में भी हमने यही पढ़ा था कि प्रेशर सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वेपर प्रेशर सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि वहां पे प्रेशर की बात करी गई थी और यहाँ पे वेपर प्रेशर की बात करी गई। दूसरा डिफरेंस ये हो गया कि वहां पे सिर्फ गैस, क्योंकि हेनरीज लॉ गैस और लिक्विड सॉल्यूशन के लिए है और रॉल्स लॉ लिक्विड और लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, और उसमें भी दोनों कंपोनेंट वॉलेटाइल होने चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे दोनों कंपोनेंट के वेपर प्रेशर की बात करी जाएगी, लेकिन वहां पे सिर्फ एक ही कंपोनेंट के प्रेशर की बात करी गई थी। और सिमिलैरिटी क्या है, वहां पे भी हेनरीज लॉ में भी हमने पढ़ा कि प्रेशर और सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे रॉल्स लॉ में भी हमने यही पढ़ा कि प्रेशर और मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये रॉल्स लॉ के बारे में इस सेशन के अंदर आप लोगों ने समझा बहुत सिंपल तरीके से कि जो हमारा P1 और P2 है वो पार्शियल वेपर प्रेशर है कंपोनेंट 1 और 2 का सॉल्यूशन के अंदर, जिन दोनों को सम करके हम टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन भी बता सकते हैं जो कि PT है। ठीक है। और x1 और x2 यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट 1 और 2 का, और P नॉट 1 और P नॉट 2 वेपर प्रेशर कंपोनेंट 1 और 2 का प्योर फॉर्म में है, जब वो सॉल्यूशन बनाने से पहले जो उनका वेपर प्रेशर होना चाहिए था उसके बारे में आपको बताया गया P नॉट 1 और P नॉट 2 में। P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, और उसके बाद हमें फॉर्मूला मिला P1 इज इक्वल टू P नॉट 1 x1 और P2 इज इक्वल टू P नॉट 2 x2। आप दूसरे कंपोनेंट के लिए नहीं बताते तो जरूरी नहीं कि रॉल्स लॉ पूरा नहीं होता, एक कंपोनेंट में भी रॉल्स लॉ पूरा हो जाता, लेकिन रॉल्स लॉ में ये बात बताई जाती है कि दो अलग अलग कंपोनेंट जब वॉलेटाइल दोनों हैं और उनके बाद फिर टोटल वेपर प्रेशर की भी बात आती है, तो इसीलिए हम यहाँ पे एक कंपोनेंट बल्कि दोनों कंपोनेंट के बारे में ही बात करते हैं। तो आई होप आपको ये रॉल्स लॉ का टॉपिक इस सेशन को देख के समझ में आया होगा, और आपको सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड और बाकी भी केमिस्ट्री के जो और टॉपिक्स हैं वो कुछ आने वाले सेशंस में मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।